अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम ग्रामर के कुछ असूलों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, अगर किसी जुमले में एक ही सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट को अपनी असली या प्रोनाउन की शक्ल में फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में दोहराया नहीं जा सकता। मिसाल मुलाज़ा करते हैं, स्विमिंग लाइक अदर स्पोर्ट्स इट इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। स्विमिंग इस सेंटेंस में वाहद सब्जेक्ट है, फ़ाइल है, लेकिन इसी सेंटेंस में इसकी जगह एक और सब्जेक्ट प्रोनाउन की शक्ल में आ गया है और वो है इट। तो असूल ये कहता है कि अगर एक ही सेंटेंस हो तो उसमें जो सब्जेक्ट है वो बज़ाते ख़ुद या प्रोनाउन की शक्ल में दोहराया नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ पर ना सिर्फ स्विमिंग जो है इसको नहीं दोहराया जा सकता बल्कि इसकी जगह इट भी नहीं आ सकता। तो इसलिए दुरुस्त सेंटेंस हुआ स्विमिंग लाइक अदर स्पोर्ट्स इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जी, पॉइंट नंबर 2 है, किसी फ़िक्रे में एक ही प्रेपोजिशन किसी एक मकसद के लिए दो बार नहीं आ सकती। जैसे लाइंग इज़ अ हैबिट टू विच आई एम स्ट्रांगली अपोज टू। इसमें टू दो दफ़ा आ गया है। ये असूल कहता है कि किसी फ़िक्रे में एक ही प्रेपोजिशन एक ही मकसद के लिए दो बार नहीं आ सकती। तो इसलिए दुरुस्त सेंटेंस हुआ लाइंग इज़ अ हैबिट टू विच आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड, कि झूठ एक ऐसी आदत है जिसके मैं सख्ती से ख़िलाफ़ हूँ। तो इस सेंटेंस में टू प्रेपोजिशन पहले आ चुकी है। यहाँ पर जो दूसरी प्रेपोजिशन टू है इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये दूसरी प्रेपोजिशन ख़त्म हो गई और सेंटेंस दुरुस्त यूँ हुआ कि लाइंग इज़ अ हैबिट टू विच आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी टू इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्राम योर हैंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी शुरू में भी टू आया है और एक बार फिर यहाँ टू आ गया है एक ही मकसद के लिए। तो इसलिए हमें जो दूसरा टू है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी इफ़ आई एम टू सीक जस्टिस फ्राम योर हैंड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कंजंक्शंस का डबल इस्तेमाल गलत होगा। आप जानते हैं कंजंक्शंस ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो दो अल्फाज, दो जुमलों या फिर दो क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। सेंटेंस मुलाज़ा करते हैं, द पेन दैट विच आई बॉट येस्टरडे इज़ मिसिंग फ्राम द ड्रॉर ऑफ माई टेबल। अब यहाँ पर देखिए दैट और विच ये दो कंजंक्शंस हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल कर दिए गए हैं एक साथ, इसलिए इनमें से एक रहेगा एक नहीं रहेगा। तो इसमें एक को ख़त्म करके सेंटेंस यूँ बना, द पेन दैट आई बॉट येस्टरडे इज़ मिसिंग फ्राम द ड्रॉर ऑफ माई टेबल। नंबर 4, वो क्लासेस जो कि एज़ दो, दो, इवन और इफ़ दो वगैरह से शुरू हों उनके साथ बट इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसा कि इवन दो ही वॉज़ नॉट सो वेल्दी बट ही ट्राई टू हेल्प द पीपल हु केम विद अ हार्ड लक स्टोरी। इसमें देखिए शुरू में इवन दो आ गया है, आगे जाकर बट इस्तेमाल कर दिया गया जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, गलत है। चुनांचे फ़िक्रा दुरुस्त यूँ हुआ कि इवन दो ही वॉज़ नॉट सो वेल्दी ही ट्राई टू हेल्प द पीपल हु केम विद अ हार्ड लक स्टोरी। तो इवन दो के साथ बट इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको ख़त्म करके फ़िक्रा जो है वो करेक्ट किया गया। जी, प्रिंसिपल नंबर 5, वो क्लासेस जो कि इफ़, एज़, सिंस, बिकाज से शुरू हों उनके साथ सो नहीं आ सकता। जी, मिसाल देखिए, सिंस वी वर इन द एरिया सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप एंड सी देम। इस क्लास के शुरू में सिंस आ गया, चुनांचे आगे जाकर यहाँ पर हम सो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसको सो को यहाँ से हज़फ किया, ख़त्म किया और फ़िक्रा यूँ दुरुस्त बना, सिंस वी वर इन द एरिया वी डिसाइडेड टू स्टॉप एंड सी देम। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स काम आ जाएगा। देखिए प्रिंसिपल नंबर 6, किसी सेंटेंस की सबॉर्डिनेट क्लास में डबल इंटरोगेटिव नहीं आ सकता, इसका इस्तेमाल गलत होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात,
सबॉर्डिनेट क्लास ऐसी क्लास को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन या किसी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो। सबॉर्डिनेट क्लास की पहचान ये है कि ये अपने बलबूते पर अकेली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और मेन क्लास वो होती है जो अपना वजूद इंडिपेंडेंटली बरकरार रख सकती है। चलिए सेंटेंस को ज़रा देखिए। ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर आपका नाम क्या है, ये लफ्ज़ आस्क्ड में ये बात पूछ ली गई है, इसलिए यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम इस क्लास की हालत जो है वो इंटरॉगेटिव नहीं हो सकती, सवालिया नहीं हो सकती। इसको हमें बयानिया या सादा बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस यूँ हुआ, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। इस सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से भी देखें। इनडायरेक्ट नरेशन में जो उसकी इंटरॉगेटिव हालत होती है वो बरकरार नहीं रहती। ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करें तो यही बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, यानी ये जो व्हाट इज़ योर नेम है ये व्हाट माई नेम वाज बन जाएगा। सातवां असूल देखते हैं। किसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव का इस्तेमाल भी गलत होगा। इंग्लिश के कुछ अल्फाज असलन मानी के एतबार से नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनके बाद मज़ीद मनफी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। मसलन नाइदर, स्केरसली, हार्डली, फारबिड, अनटिल, अनलेस, लेस्ट एट्सेट्रा, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जिनके अंदर मनफी के मानी छुपे हुए हैं। इनके बाद हम मज़ीद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसालें देखिए। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन एम्प्टी स्पेस नीदर। अब यहाँ पर नॉट का लफ्ज़ आ गया है, इसलिए नीदर नहीं आ सकता, डबल नॉट नहीं आएगा, तो यहाँ पर नीदर की जगह हम ईदर इस्तेमाल करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि ये जो लफ्ज़ नाइदर और आइदर है इनकी प्रोनंसिएशन दोनों तरह से चलती है, नीदर ईदर या नाइदर आइदर। ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक इनको नाइदर और आइदर पढ़ते हैं और अमरीकी इनको नीदर ईदर पढ़ लेते हैं। चलिए, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन एम्प्टी स्पेस नीदर के कहना वो ये चाहता है कि ज़िंदगी खाली खला में भी मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पर नीदर नहीं आएगा बल्कि ईदर आएगा। तो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन एम्प्टी स्पेस ईदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आफ्टर द इंसिडेंट एट ग्रेट गैबल मिस्टर चिप्स कुड नॉट स्केरसली वॉक विदाउट आ स्टिक। तो यहाँ पर स्केरसली का लफ्ज़ आ गया, इसके साथ नॉट नहीं आ सकता था, चुनांचे इसको नॉट को ख़त्म करके सेंटेंस यूँ करेक्ट हुआ, आफ्टर द इंसिडेंट एट ग्रेट गैबल मिस्टर चिप्स कुड स्केरसली वॉक विदाउट आ स्टिक। द प्रिंसिपल फॉरबेड द टीचर्स नॉट टू गो ऑन द फ्रेंच लीव। यहाँ पर फॉरबिड मना करना उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो इसके साथ नॉट इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए नॉट को ख़त्म करें तो सेंटेंस यूँ बनेगा, द प्रिंसिपल फॉरबेड द टीचर्स टू गो ऑन द फ्रेंच लीव। नंबर 8, एक ही सेंटेंस के अंदर एक ही मानी के हामिल रिलेटिव प्रोनाउन की तकरार गलत होगी। सेंटेंस देखिए। इट वाज अ क्राइसिस फॉर विच दैट पाकिस्तान वाज नॉट प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर विच और दैट दोनों इस्तेमाल नहीं हो सकते, एक को ख़त्म करेंगे दैट को और सेंटेंस बनेगा इट वाज अ क्राइसिस फॉर विच पाकिस्तान वाज नॉट प्रिपेयर्ड। 9वां असूल मुलाहजा करते हैं। इसी तरह डबल डिग्री यानी डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल गलत होगा। अमूमन मोर या मोस्ट वाले फ़िक्रात में ये ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सेंटेंस, ही इज़ मोर टालर दैन यू। पहले आपको ये बता दें कि ये जो मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री है दो की, मच मोर मोस्ट और मैनी मोर मोस्ट। मैनी आप जानते हैं तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैनी की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर है। मैनी, मोर, मोस्ट। मिकदार के लिए मच का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो भी है मोर, मच मोर मोस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये सूरत हाल है कि ही इज़ मोर टालर, ये कंपैरेटिव डिग्री जो मोर है यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए
कि टाल की यहाँ पर पहले ही कंपैरेटिव डिग्री यानी दूसरी डिग्री टालर इस्तेमाल हुई है, तो इसलिए मोर को ख़त्म कर दें। सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ टालर देन यू। तो यहाँ आपने देखा कि एडजेक्टिव की डबल कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल गलत है। अगली मिसाल देखिए, द मोर मनी वी गेट द मोर ग्रीडियर वी बिकम। ग्रीडी लालची ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव या दूसरी डिग्री ग्रीडियर इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ मोर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सेंटेंस बना द मोर मनी वी गेट द ग्रीडियर वी बिकम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एज फार एज आई नो मिस्टर नवीद वाज द मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास इन 1988। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट और एक और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। डबल सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पर मोस्ट को ख़त्म कर देंगे, तो सेंटेंस दुरुस्त यूँ होगा, एज फार एज आई नो मिस्टर नवीद वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास इन 1988। 10वां पॉइंट देखिए, किसी जुमले के दोनों हिस्सों या क्लासेस में डबल फ्यूचर का इस्तेमाल गलत होगा। मिसाल देखिए, व्हेन आई शैल गेट द लेटेस्ट न्यूज़ आई शैल शेयर इट विद यू। इस सेंटेंस को फर्स्ट कंडीशनल भी कहते हैं। इसका असूल ये होता है कि सेंटेंस की वो क्लास जिसमें इफ़ या व्हेन हो उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और जो दूसरी क्लास है उसमें विल या शैल। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप व्हेन या इफ़ वाली क्लास में भी शैल इस्तेमाल कर दें और जो दूसरी क्लास है उसमें भी शैल या विल इस्तेमाल कर दें। जहाँ से शैल ख़त्म होकर फर्स्ट फॉर्म लगेगी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा, तो सेंटेंस दुरुस्त यूँ हुआ, व्हेन आई गेट द लेटेस्ट न्यूज़ आई शैल शेयर इट विद यू। फर्स्ट कंडीशनल के मुताबिक व्हेन और इफ़ वाली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और दूसरी क्लास में विल या शैल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी तरह किसी जुमले के दोनों हिस्सों या क्लासेस में डबल वुड का इस्तेमाल भी दुरुस्त ना होगा। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस असूल को सादा लफ्ज़ों में सेकंड कंडीशनल भी कहते हैं। इसके मुताबिक इफ़ या व्हेन वाली क्लास में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और दूसरी क्लास में वुड इस्तेमाल होगी। मिसाल देखिए, इफ़ ऑल द प्लेयर्स वुड प्ले वेल दे वुड विन द मैच। इसमें तो वुड आ गया, तो यहाँ पर वुड नहीं आ सकता, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी। पहला जो कंडीशनल था उसमें फर्स्ट फॉर्म इधर विल या शैल, दूसरे कंडीशनल में इफ़ या व्हेन वाले हिस्से में या इफ़ और व्हेन वाली क्लास में सेकंड फॉर्म और दूसरी क्लास में वुड। चनाचे सेंटेंस दुरुस्त यूँ हुआ, इफ़ ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेल दे वुड विन द मैच। तो ऐसा नहीं हो सकता, इधर भी वुड इधर भी वुड। 12वां पॉइंट मुलाहजा करते हैं कि इसी असूल के तहत किसी जुमले के दोनों हिस्सों या क्लासेस में डबल पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल भी गलत मुतसव्वर होगा। सेंटेंस देखिए, इफ़ द कैंडिडेट हैड वर्कड हार्ड ही हैड डेफिनेटली पास्ड द एग्जामिनेशन। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसको थर्ड कंडीशनल के नाम से भी जाना जाता है। इसका असूल ये होता है कि इफ़ या व्हेन वाली क्लास में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और अगली क्लास यानी दूसरी क्लास में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। दोबारा, इफ़ या व्हेन वाली क्लास में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरी क्लास या अगली क्लास में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इधर भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म और आगे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इफ़ और व्हेन वाली क्लास में तो आ जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन अगली क्लास में ये नहीं आएगा, उसमें आएगा वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। इसलिए फ़िक्रे को दुरुस्त यूँ करेंगे, इफ़ द कैंडिडेट हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव डेफिनेटली पास द एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन आई हैड रीच्ड द कॉलेज द न्यू प्रिंसिपल हैड एड्रेस्ड द बॉयज़। अब ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसको अगर गौर से देखें
तो ये दरअसल पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के वो फ़िक्रात जिनके दो पार्ट्स या दो क्लासेस हों, तो उनमें एक का जो ट्रांसलेशन हम करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरे पार्ट या दूसरी क्लास का पास्ट परफेक्ट में। यानी एक तरफ हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ हम लगाते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को ज़रा गौर से मुलाजा कर लीजिएगा कि वो पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है जिसके दो पार्ट हों, यानी एक जो व्हेन वाला पार्ट होगा या व्हेन वाली क्लास होगी उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को हम दुरुस्त यूँ करेंगे, व्हेन आई रीच द कॉलेज द प्रिंसिपल हैड एड्रेस्ड द बॉयज़। यहाँ आप देख रहे हैं कि व्हेन वाली क्लास में रीच्ड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है। पॉइंट नंबर 13, किसी जुमले में रिडंडेंसी का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता। कोई से दो या ज़ायद हम मानी अल्फाज का एक ही मकसद के लिए इकट्ठे इस्तेमाल गलत तस्वर किया जाता है। इससे मुराद दो या ज़ायद अल्फाज या मुहावरात वगैरह का बिला ज़रूरत एक साथ इस्तेमाल है, जबकि दोनों अल्फाज या मुहावरात के मानी एक जैसे हों, जैसे एडिकेट, एनफ, मर्ज, टुगेदर। अब ये एडिकेट भी काफ़ी और एनफ भी काफ़ी, दोनों में से एक ही लफ्ज़ काफ़ी है, दो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मर्ज मिलाना, मदगम करना, टुगेदर एक साथ। अब मिलाना इसका मतलब भी इकट्ठे या एक साथ है, और मर्ज भी तकरीबन इन्हीं मानों में है, इसलिए मर्ज और टुगेदर दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। जी मिसाल देखिए, शी डिड नॉट गिव एडिकेट एनफ आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस। तो इसलिए यहाँ पर एडिकेट और एनफ दोनों नहीं आ सकते, एनफ को ख़त्म कर दीजिए। शी डिड नॉट गिव एडिकेट आंसर टू द गिवन क्वेश्चंस। बोथ द बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू मर्ज टुगेदर नेक्स्ट ईयर। मैंने जैसे पहले कहा कि ये मर्ज और टुगेदर एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो यहाँ से टुगेदर की छुट्टी कराएंगे तो सेंटेंस दुरुस्त हो जाएगा, जो कि यूँ होगा, बोथ द बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू मर्ज नेक्स्ट ईयर। जी अगली मिसाल देखते हैं, द फाइनल कंक्लूजन वाज रीच्ड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये बजाते खुद ख़त्मी होता है, आखिरी होता है, इसके साथ फ़ाइनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चनाचे दुरुस्त फ़िक्रा हुआ यूँ, द कंक्लूजन वाज रीच्ड विदाउट एनी फर्दर डिले। नेक्स्ट पॉइंट, किसी जुमले में ज़रूरत से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल भी गलत ही समझा जाएगा, और ऐसा लफ्ज़ जो सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी ख़ुद अपनी वजाहत आप करे, उसके बाद मज़ीद वजाहती अल्फाज का इस्तेमाल भी बेजा और गलत होगा। माई नेबर फ्रेंड हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी ब्रीद हिज लास्ट प्रीवियस ईयर। ये जो नेबर है इसका मतलब ही ऐसा शख्स है जो आपके नेक्स्ट डोर रहता हो, आपके करीब रहता हो, आपके पड़ोस में, हमसाए में रहता हो। इसलिए नेबर के साथ हु लिव्स नेक्स्ट डोर ये बेजा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको ख़त्म करके फ़िक्रा यूँ दुरुस्त करेंगे, माई नेबर फ्रेंड ब्रीद हिज लास्ट प्रीवियस ईयर। आई शैल कम टू सी यू टूमारो बिटवीन 9 and 10 AM इन द मॉर्निंग। कि 9 and 10 AM इसका मतलब ही सुबह का टाइम है, सुबह का वक्त है, चनांचे इसके साथ इन द मॉर्निंग लिखना बेजा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़िक्रा यूँ होगा दुरुस्त, आई शैल कम टू सी यू टूमारो बिटवीन 9 and 10 AM। जी पॉइंट नंबर 15 का मुताला करते हैं। मॉडिफायर्स कहते हैं उस एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लास या फ्रेज़ वगैरह को जो कि अपने मुतलका अल्फाज को मॉडिफाई करते हैं या उनके मानों में इजाफ़ा करते हैं। याद रखें, मॉडिफायर्स उन अल्फाज के फ़ौरन बाद आएंगे जिनको ये मॉडिफाई करें। मसलन, मैरी सिलेक्टेड अ फूड आइटम फ्राम द मेन्यू दैट वाज रिच इन फैट्स। यानी मैरी ने
ऐसा फूड आइटम या ऐसी ग़िज़ा मुंतखब की जो कि फ़ैट्स से माला माल है। और ये कहाँ से की? फ्रॉम द मेन्यू। अच्छा, यहाँ पर फूड आइटम की बात हो रही है और ये जो फूड आइटम है ये रिच इन फैट्स है, यानी ये जो पार्ट है ना, दैट वाज रिच इन फैट्स, ये मॉडिफाई करता है आ फूड आइटम को। जबकि ऊपर हमने ये असूल पढ़ा है कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लाज या फ्रेज़ उन अल्फाज के फ़ौरन बाद आएंगे जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा है ये मॉडिफाई करता है आ फूड आइटम को, लेकिन ये फ़ौरन बाद मेन्यू के आ रहा है। तो इससे यूँ लगता है कि जैसे ये द मेन्यू जो है ना ये रिच इन फैट्स है, जबकि ये जो हिस्सा है ये ज़ाहिर कर रहा है या मॉडिफाई करता है फूड आइटम को, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए एक शर्त है कि ये जो मॉडिफाइंग फ्रेज़ है ना, दैट वाज रिच इन फैट्स, ये फूड आइटम के फ़ौरन बाद आनी चाहिए। इसको हम इसके साथ मिलाकर सेंटेंस यूँ दुरुस्त करेंगे, मैरी सेलेक्टेड आ फूड आइटम दैट वाज रिच इन फैट्स फ्रॉम द मेन्यू। अगली मिसाल देखिए, आई मेट माई फ्रेंड ऑन द रोड हु वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट लास्ट मंथ। तर्जुमा क्या बनेगा कि मैं अपने दोस्त से सड़क पर मिला जो कि गुज़श्ता माह एक हादसे में ज़ख्मी हो गया था। यहाँ पर गुज़श्ता माह जो हादसे में ज़ख्मी हुआ है वो दरअसल दोस्त था, लेकिन ये अल्फाज जो हैं रोड के फ़ौरन बाद आ रहे हैं, तो यूँ लगता है जैसे जो गुज़श्ता माह हादसे में ज़ख्मी हुआ था वो रोड था, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं। हु वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट लास्ट मंथ, ये एक मॉडिफाइंग फ्रेज़ है या मॉडिफायर है और ये मॉडिफाई कर रहा है माई फ्रेंड को। इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमें उसके करीब लाना है जिसको ये मॉडिफाई करता है, यानी माई फ्रेंड के। तो इसको फिर यूँ करेक्ट करते हैं, आई मेट माई फ्रेंड हु वॉज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट लास्ट मंथ ऑन द रोड। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें मॉडिफाइंग फ्रेज़ या क्लास जो है वो मिसप्लेस हो, यानी अपनी जगह पर ना हो, तो ऐसा एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लास या फ्रेज़ जो किसी नोन वगैरह को मॉडिफाई करता हो, उसके करीब लाने के लिए हमें फ़िक्रे में तब्दीली करना पड़े, कॉमा वगैरह लगाना पड़े तो हम लगा सकते हैं। तो सेंटेंस यूँ हुआ, आई मेट माई फ्रेंड who was injured in an accident last month on the road। पॉइंट नंबर 16, किसी जुमले की साख्त हमेशा एक जैसी और मतवाज़ी होनी चाहिए। जुमले की तरतीब इस तरह हो कि अगर नाउन्स, इन्फिनिटिव्स, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, जेरेंड्स और क्लॉजेस में से कोई एक जुमले में इस्तेमाल हुआ है तो उसी जुमले में आगे जाकर भी वही इस्तेमाल हो, कोई दूसरी कैटेगरी ना आए। इसको सादा ज़बान में कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी एक तरफ अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है तो दूसरी जानब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल हो। देखिए ये मिसाल, वॉकिंग एंड रनिंग आर माई फेवरेट एक्सरसाइजेज़। ये वॉकिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पर एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद रनिंग इस्तेमाल हुआ है जो कि वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, तो इसलिए ये पैरेलल स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट लाइक स्विमिंग और बाइसिकलिंग। तो यहाँ पर भी स्विमिंग और बाइसिकलिंग ये दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं, इसलिए ये भी पैरेलल स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है। Now look at the sentences of imparallel structures. Walking and to run are my favorite exercises। एक जानब तो walking प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दूसरी तरफ to run जो कि एक इन्फिनेटिव है। तो ये इम्पैरेलल एलिमेंट्स हैं, यानी इम्पैरेलल स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस है जो कि करेक्ट नहीं है। इसको हम दो तरह से दुरुस्त कर सकते हैं कि वॉकिंग एंड रनिंग, एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि ये जो वाक है इसको भी हम इन्फिनेटिव फॉर्म में ले आएँ
तो फिर ये दुरुस्त सेंटेंस यूँ होगा, टू वॉक एंड टू रन आर माई फेवरेट एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक टू स्विम आर बाइसिकलिंग। तो यहाँ पर भी एक जानब इन्फिनेटिव और दूसरी तरफ जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, जो कि इम्पैरेलल स्ट्रक्चर है, जो कि दुरुस्त नहीं है। तो इसको भी हम दो तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, आई डू नॉट लाइक टू स्विम आर टू बाइसिकल, या आई डू नॉट लाइक स्विमिंग आर बाइसिकलिंग। जी नेक्स्ट पॉइंट है, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कॉमा के ज़रिए मिलाना या किसी मुनासिब पंक्चुएशन मार्क के बगैर एक साथ लिखना गलत है। इसको कॉमा सप्लाइज या रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। मसलन आई वेंट टू द जिम्नेजियम, नासिर वाज देयर। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लास डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे ऐसी क्लास होती है जो ऑन इट्स ओन एग्जिस्ट कर सकती है, यानी वो इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार रख सकती है। देखिए आई वेंट टू द जिम्नेजियम, ये ग्रामेटिकली करेक्ट क्लास है या सेंटेंस है या पार्ट ऑफ सेंटेंस है। दूसरा देखिए नासिर वाज देयर, इसमें भी क्लास की जो शर्त है यानी उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, ये दोनों यहाँ पर पूरी हैं, नासिर वाज देयर। तो इसलिए ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इनको सिर्फ कॉमा लगाकर कंबाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो सेंटेंस है कॉमा सप्लाइज है या रन ऑन सेंटेंस है, इसको दुरुस्त करने के तीन तरीके हैं। नंबर 1, कॉमा से पहले और बाद वाले हिस्सों को फुल स्टॉप लगाकर दो जुमलों की शक्ल में अलहदा अलहदा लिख दें। ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस है आई वेंट टू द जिम्नेजियम, नासिर वाज देयर, इसको अलहदा कर दें और नासिर वाज देयर को अलहदा लिख दें। चुनांचे आई वेंट टू द जिम्नेजियम फुल स्टॉप और दूसरा सेंटेंस नासिर वाज देयर। दूसरा असूल देखिए, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मसलन एंड वगैरह लगाकर दोनों जुमलों को मिला दें। सेंटेंस था आई वेंट टू द जिम्नेजियम कॉमा नासिर वाज देयर। अब इसको कॉमा सप्लाइज को या रन ऑन सेंटेंस को हमने एंड लगाकर, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फ़िक्रा यूँ बना लिया, आई वेंट टू द जिम्नेजियम एंड नासिर वाज देयर। जी रन ऑन सेंटेंस या कॉमा सप्लाइज वाले गलत सेंटेंस को दुरुस्त करने का तीसरा तरीका देखते हैं। दोनों क्लासेस में से किसी एक से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर इसको सबऑर्डिनेट क्लास में तब्दील करके दोनों को मिला दें। चनांचे देखिए आई वेंट टू द जिम्नेजियम, ये पहली क्लास थी और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास थी नासिर वाज देयर। अब इन दोनों को बिकाज लगाकर, बिकाज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो हमने इन दोनों क्लासेस को या दोनों सेंटेंसेस को यूँ मिला दिया, आई वेंट टू द जिम्नेजियम बिकाज नासिर वाज देयर। जी नोट मुलाजा कीजिए, अगर सबऑर्डिनेट क्लास शुरू में आ जाए तो इसके बाद कॉमा लाजमी आएगा, बसूरत दीगर नहीं। आई वेंट टू द जिम्नेजियम नासिर वाज देयर, तो ये कॉमा सप्लाई था, इसको हमने यूँ दुरुस्त किया शुरू में सबऑर्डिनेटिंग क्लास लगाकर, बिकाज नासिर वाज देयर आई वेंट टू द जिम्नेजियम। अगर सबऑर्डिनेट क्लास शुरू में आ जाए तो इस क्लास के एंड पर कॉमा आएगा। यहाँ पर देखिए रेड कलर में नुमाया बनाने के लिए हमने कॉमा जो है लगाया है। अगर ये सबऑर्डिनेट क्लास बाद में आती, यानी यूँ होता आई वेंट टू द जिम्नेजियम बिकाज नासिर वाज देयर, तो फिर दरमियान में कॉमा नहीं आना था। रन ऑन सेंटेंस या कॉमा सप्लाइज को दुरुस्त करने का चौथा तरीका ये है, सॉरी हमने पहले 3 तरीके कह दिया था, ये दरअसल 4 तरीके हैं। तो चौथा तरीका ये है कि सेमी कोलन के ज़रिए भी दोनों क्लासेस को मिलाया जा सकता है। कॉमा सप्लाइज था आई वेंट टू द जिम्नेजियम नासिर वाज देयर, सेमी कोलन लगाकर इसको यूँ दुरुस्त किया गया है, आई वेंट टू द जिम्नेजियम नासिर वाज देयर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स का 18th और लास्ट प्रिंसिपल है
कि सेंटेंस फ्रैगमेंट अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ होता है जो कि फ़िक्रे की तरह दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है सेंटेंस फ्रैगमेंट जुमले का एक टुकड़ा होता है, ना कि ख़ुद जुमला। फ्रैगमेंट कहते हैं पीस को, टुकड़े को। तो इस वाले से देखते हैं ये पॉइंट्स कि सेंटेंस फ्रैगमेंट की पहली टाइप में वर्ब गैर मौजूद हो सकता है। मसलन क्लोथ्स, बुक्स एंड अदर थिंग्स स्कैटर्ड अराउंड द रूम। अब ये एक सेंटेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस फ्रैगमेंट है। इसको यूं करेक्ट किया जा सकता है, क्लोथ्स, बुक्स एंड अदर थिंग्स वर स्कैटर्ड अराउंड द रूम। कपड़े, किताबें और दूसरी चीज़ें कमरे में बिखरी हुई थीं। यहाँ पर जो वर्ब वर है ये मिसिंग था, चनांचे वर्ब की गैर मौजूदगी भी किसी सेंटेंस को सेंटेंस फ्रैगमेंट बना सकती है। नंबर 2, सेंटेंस फ्रैगमेंट की दूसरी किस्म में सब्जेक्ट गायब हो सकता है, जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। अब यहाँ पर कोई किसी से जल्द मिलने या उसको देखने की तवक्को का इजहार कर रहा है, लेकिन उस सब्जेक्ट का, उस पर्सन का यहाँ इस सेंटेंस फ्रैगमेंट में ज़िक्र नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट की गैर मौजूदगी ने इस सेंटेंस को कर दिया तब्दील सेंटेंस फ्रैगमेंट में। फ़िक्रा दुरुस्त यूँ करेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। चनांचे सब्जेक्ट आई यहाँ पर गायब था, मौजूद नहीं था। इसको हमने लगाकर जो सेंटेंस फ्रैगमेंट था उसको तब्दील कर लिया सेंटेंस में। थर्ड पॉइंट इस वाले से कि सेंटेंस फ्रैगमेंट की तीसरी टाइप में मुमकिन है कोई नामुकम्मल ख्याल ज़ाहिर किया गया हो। मिसाल देखिए, बिकॉज ऑफ द रेन आई वॉज अनएबल टू अटेंड द पार्टी। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द रेन ये एक डिपेंडेंट क्लाज है या सबॉर्डिनेट क्लाज है, इसलिए कि ये बिकॉज से शुरू हो रही है जो कि एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसका तर्जुमा करें क्या बनेगा, क्योंकि बारिश हो रही थी या बारिश थी। अब ये एक नामुकम्मल जुमला है, क्योंकि बारिश थी, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। जो भी सुनेगा वो ये पूछेगा क्योंकि बारिश थी फिर क्या हुआ। तो इसलिए बिकॉज ऑफ द रेन ये सेंटेंस फ्रैगमेंट है। तो ये दो क्लासेस थी, दोनों को अलग-अलग करके दो जुमले सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की। उनमें से आई वाज अनएबल टू अटेंड द पार्टी ये तो सेंटेंस है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रेन ये सेंटेंस फ्रैगमेंट बन गया। अब ये दो जो सेंटेंसेस हैं सो कॉल्ड, इनको हम यूँ मिलाकर दुरुस्त करेंगे। बिकॉज ऑफ द रेन आई वॉज अनएबल टू अटेंड द पार्टी। तो इसको हमने कॉमा लगाकर एक जो सेंटेंस फ्रैगमेंट था उसको दूसरी क्लास के साथ मिलाकर बामानी बना लिया, मीनिंगफुल बना लिया। चनांचे दुरुस्त सेंटेंस हुआ, बिकॉज ऑफ द रेन आई वॉज अनएबल टू अटेंड द पार्टी। ये असूल आप पहले पढ़े हैं कि अगर बिकॉज वाली क्लास जो है वो फ़िक्र के शुरू में हो तो इसके एंड पर कामा ज़रूर आता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के इख्तिताम पर ये दो मिसालें जो हैं वो देख लेते हैं। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो टेकिंग हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड कट अ विस्प ऑफ एल्फाल्फा। देखिए ज़रा इसको मुलाजा कीजिए। सडनली ही स्टॉप्ड, ये पास्ट की शक्ल में इसकी कंस्ट्रक्शन थी। एट द एज ऑफ द मीडो टेकिंग हिज पॉकेट नाइफ, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर उसने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर लिया, तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर ना रहा। और ये काम किसकी वजह से ख़राब हुआ? टेकिंग की वजह से। टेकिंग हिज पॉकेट नाइफ, इसमें मिस्टेक है, इसमें गड़बड़ है। ही आस्क्ड अस वुड वी केयर टू गो, यहाँ दो गड़बड़ हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ये इंटरॉगेटिव फॉर्म आ गई है, और दूसरा इनडायरेक्ट सेंटेंस में या तो इफ़ आता है या फिर WH वाला कोई लफ्ज़ आता है। तो यहाँ पर वो इफ़
या व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ वगैरह भी मिसिंग है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ही आस्क्ड अस इफ़ वी वुड केयर टू गो। ये ऑप्शन कुछ दुरुस्त मालूम होती है, इसको कंसिडर करें क्योंकि इफ़ भी मौजूद है और वी वुड केयर टू गो इसकी फॉर्म जो है वो भी इंटरैक्टिव नहीं है, लेकिन फ़ैसला बाकी दो पढ़कर ही करेंगे। नेक्स्ट, ही आस्क्ड अस वी वुड केयर टू गो, यहाँ पर इफ़ मिसिंग है इसलिए इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट, ही आस्क्ड अस वी विल केयर टू गो, यहाँ पर भी इफ़ मिसिंग है, चनांचे यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन हुई ही आस्क्ड अस इफ़ वी वुड केयर टू गो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप पोस्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं तो एक बार फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।